नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 दिनों में 3 ऐसे बड़े फैसले सुनाए हैं जिनसे बीजेपी बुरी तरह से हिल गई है। अदालती झटकों की हैट्रिक से बीजेपी के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। संजय सिंह 6 महीनों से जेल में थे और उनके खिलाफ ईडी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। आज जब संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो ईडी उसका विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि कोर्ट ने ईडी से साफ कहा कि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके बाद ईडी ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बेल दे दी जाए। संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने इस पूरी घटना को किस तरह बताया है। जब यह पूरी घटना हो गई, सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुना दिया गया कि जमानत जो है यानी बेल इज ग्रांटेड, और उसके बाद ऋषिकेश कुमार बाहर निकल के जो बातें मीडिया को बता रहे थे, जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। लंच के पहले और लंच के बाद 2 कार्रवाई पूरी हुई। पहले लंच के पहले कोर्ट ने यह कहा कि भाई जैसा आर्ग्यूमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप इस पे जो है इंस्ट्रक्शंस लेकर आइए और हमें बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑर्डर में लिखा दिया कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है तो आपके लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। ईडी आई, ईडी ने कहा कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और इनको बेल दे दी जाए, तो संजय सिंह को बेल दे दी गई है। संजय सिंह को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत जो है दे दी है। सर, कोई कंडीशन भी लगाया गया है? कोई कंडीशन नहीं है। जो जमानत की राशि को लेकर जहां तक बात है और कितने जमानती होंगे उसके लिए जो है ट्रायल कोर्ट को बोला है वो निर्धारित करेगा। कोई रोक ठोक नहीं है। ईडी ने इस बात का जिक्र जरूर किया था, लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेकर कोई भी बंदिश नहीं है। वो पॉलिटिकल पर्सन है, उनको पूरा हक है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। संजय सिंह तो संजय सिंह के वकील ने जिस तरह अदालत के भीतर कुछ हुई चर्चा को बताया है, उससे साफ समझ में आता है दोस्तों कि ईडी भी अब बीजेपी के बुने जाल में फंस गई है। क्योंकि मोदी भले ही दावा करें कि ईडी स्वतंत्र रूप से काम करती है, लेकिन जिस तरह कई विपक्षी नेताओं को ईडी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, उससे जाहिर है कि ईडी और बाकी संवैधानिक संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल बीजेपी करती है। राहुल गांधी ने इसी तरफ इशारा करते हुए रामलीला मैदान में आप याद कीजिए कि मैच फिक्सिंग शब्द का इस्तेमाल किया था, जहां बीजेपी ही खेल के नियम और एम्पायर सब कुछ तय करती है ताकि तीसरी बार वो सत्ता में आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले बीजेपी के खेल को पलट रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा फैसला पतंजलि ब्रांड के जो उत्पाद और आयुर्वेदिक दवाएं बनाने वाले रामदेव को लेकर भी आया है। अदालत ने रामदेव को भ्रामक विज्ञापनों पर उसके फैसले को न मानने को लेकर फटकार लगाई है और अवमानना का केस बनाया है, जबकि रामदेव अपने बचाव में हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए खड़े दिखे। अदालत ने अब रामदेव और बालकृष्ण दोनों को 1 हफ्ते में फिर पेश होने को कहा है, लेकिन रामदेव के सहयोगियों ने बाहर मीडिया से कैसी बदसलूकी की आप खुद देखिए। रामदेव कोर्ट रूम से बाहर निकलते हैं और जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके लोग मीडिया के साथ हाथापाई करने पर उतर आए। देखिए जरा इस विजुअल को। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही ठहर भाई, ओ बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ही है, ऐसे करोगे? रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे?
तो देख लिया आपने, यहाँ एक पत्रकार पूछ रहा है और उस पत्रकार के साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है इस विजुअल से आप देख सकते हैं। और रामदेव के जो गार्ड हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो मीडिया के साथ हाथापाई और वीडियो को गिराते हुए, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अब अवमानना का केस चलेगा और अवमानना के केस में रामदेव को जेल भेजा जाता है या फिर माफ़ी के बाद उन्हें बख्श दिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे देश में फिर से यही उम्मीद बन रही है कि अब लोकतंत्र को कमज़ोर करने और संविधान से छेड़छाड़ करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों वीवीपैट के मिलान पर सुप्रीम कोर्ट के वकील और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दी है और चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर इस पर जवाब मांगा है। 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के ये 3 बड़े फैसले बता रहे हैं कि अब देश में मैच फिक्सिंग वाली सरकार नहीं बन पाएगी और नियमों के साथ पारदर्शी चुनाव हों, यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव हों, इस पर सुप्रीम कोर्ट पूरी निगरानी रख रहा है। हालांकि मोदी अब भी अपनी ही हांके जा रहे हैं। मोदी बार बार भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मोदी के बयानों में अब घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही है। इधर कांग्रेस में अब जिस तरह बीजेपी के नेता शामिल होते जा रहे हैं, जिस तरह बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं, उससे भी माहौल बदलने के आसार दिख रहे हैं। तो दोस्तों आज बहुत कुछ है, 3 हैट्रिक है, यानी कि 3 ऐसे फैसले जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले कार्रवाई जिससे देश का माहौल बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार हमलावर है, आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है और नरेंद्र मोदी बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। तो भाजपा को झटके पे झटका और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बदल दी है चुनावी हवा, आइए इसी पर आज चर्चा करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। इन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप तमाम साथी, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। आप जानते हैं कि बहुत बड़ा दिन, एक तरफ संजय सिंह, दूसरी तरफ रामदेव और उनके सहयोगी साथी बालकृष्ण, दोनों हाथ जोड़े खड़े। सब देख लिया आपने, सुन लिया, लेकिन चर्चा में बहुत कुछ सुनना बाकी है, समझना बाकी है। सबसे पहले आना चाहता हूं शकील अख्तर जी, कैसे देखते हैं आप जो घटनाक्रम है कल से लेकर आज तक? अगर झटके पे झटका या हैट्रिक कहें, झटकों की हैट्रिक, तो इसको कैसे देखा जाए? क्या हवा का रुख बदल रहा है? देखिए राजीव जी, ये सारा जो घटनाक्रम है वो बताता है कि विपक्षी एकता में कितनी ताकत होती है। ये जो विपक्षी गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन हुआ है, ये सब इसका इंपैक्ट है। आज आप देख रहे हैं कि बाबा रामदेव जो बोलते थे डॉक्टर टर्टर और मेरा क्या उखाड़ लेगा और मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, वो बाबा रामदेव आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना पड़ा और हाथ बांध के उन्हें खड़े होना पड़ा। इसके अलावा जिस ईडी के बारे में यह कहा जाता था कि किसी की बेल होने नहीं देगी, वो होने नहीं देती है, वो उसको आज संजय सिंह की बेल की करवाना पड़ी या उससे अपने आप को अलग हटाना पड़ा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और वीवीपैट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जो आपने बताया, तो ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि विपक्षी एकता अब एक दीवार की तरह मोदी जी के सामने खड़ी हो गई है। जो मोदी जी हैट्रिक की बात करते थे वो कहानी गढ़ के करते थे, मिथ के जरिए करते थे, नैरेटिव बना के करते थे, और उसके सामने ये जो सारी सच्चाइयां अब आने लगी हैं, ये जो फैक्ट आने लगे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसका असर कैसे हो रहा है। जो पत्रकार बात करने से, सवाल करने से डरते थे, वो बाबा रामदेव से किस तरह से सवाल कर रहे हैं आज, और जो बाबा के आदमी हैं वो किस तरह से उनका हाथ पकड़ रहे हैं, उनको धक्का दे रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं। गोदी मीडिया के समझ में आ जाना चाहिए कि यही उसकी असली औकात है।
कल को उसके साथ ये और जगह भी होगा। जब कहीं विपक्ष के किसी जलसे में होता है तो विपक्ष पे आरोप लगाने लगते हैं। ये आज बाबा रामदेव पे आरोप लगाने की इनकी स्थिति नहीं है। कोई नहीं कह सकता, न कह पा रहा है कि बाबा रामदेव और उनके आदमियों ने हमारे पत्रकारों के साथ में, हमारे कैमरामैनों के साथ में क्या किया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की किस किस तरह की कोशिश हुई है, ये हम सब ने देखा। सबसे पहले मोदी जी ने एक बिंब गढ़ा था सुदामा का कि कल को अगर कोई ऐसी पोटली लेकर आ जाएगा तो ये मेरे ऊपर भी आरोप लगा देंगे अगर मैं कुछ कहूंगा तो। वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कमेंट था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था जिसमें उसने कहा था कि गैर कानूनी है, उस पे मोदी जी की टिप्पणी थी। और उसके बाद फिर 600 वकीलों ने खत लिखा और मोदी जी ने उसके ऊपर कमेंट किया। लेकिन जो कहते हैं ना कि कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है, आप कितने ही किसी भी संस्थान को दबा लो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसके अंदर यह बात पैदा होती है और उसके समझ में आती है कि आखिर कब तक कितना हम दबते चले जाएंगे। जैसे बाबा रामदेव के मामले में सारा डॉक्टर दब गया, सब चुप हो गए, टर्र टर्र सबको याद है ना। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट सामने खड़ा हुआ तो सबकी हिम्मत बंध गई। तो ये सारे की सारी जो है एक अंत की शुरुआत है। और इसमें एक बात और कहना हम चाहेंगे कि ये सब हुआ क्यों, ये विपक्षी एकता, ये सब इसलिए हुआ कि हिंदुस्तान में एक आदमी निकला, 2 यात्राएं उसने की, कोई डर उसके मन में, उसके हाव भाव में कहीं नहीं दिखा। घुटने में जबरदस्त चोट और 8-9 हजार किलोमीटर वो चल लिया। तो ये विपक्ष के जो नेता हैं इनके अंदर भी एक हिम्मत आई, इनके अंदर भी ये बात आई कि अगर राहुल ऐसा कर सकते हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है। जी। अभी आपने देखा कि जो ममता बनर्जी बंगाल में सीट देने से मना कर रही थी, वो रामलीला मैदान में अपने लोगों को यहां पहुंचाती है और कहती है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं। तो ये सारी की सारी चीजें बता रही हैं कि अब कहानियां नहीं चलेंगी, अब ये चुनाव यथार्थ पे होगा। और यथार्थ ये है कि जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं, जो देश के वास्तविक मुद्दे हैं, वो सामने आएंगे। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो यथार्थ है, जो वास्तविक मुद्दे हैं, इन वास्तविक मुद्दों की बातें, रामलीला मैदान से मैच फिक्सिंग की बातें भी हुई। और क्या ये मैच फिक्सिंग की बात बहुत दूर तक चली गई है, समझना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपसे। मैच फिक्सिंग ये बात, ये शब्द कहां तक गई है और कैसे सुप्रीम कोर्ट से हैट्रिक झटके अगर बीजेपी को लग रहे हैं। आप याद कीजिए, रामदेव की बात ही करें तो जिस समय कोरोना की महामारी चल रही थी उस समय रामदेव अपना व्यापार कर रहे थे और आज रामदेव हाथ जोड़े खड़े थे और माफी मांग रहे थे। उसके बाद आप देखिए इधर ईडी के मामले में भी ईडी जो है अपने पैर पीछे खींचते हुए और यहाँ संजय सिंह को जमानत पे, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर हम उस हिसाब से जो धारा 45 है उस हिसाब से अगर लिख दें, अगर इनको जमानत दे दें तो आपका केस जो है वो बिगड़ जाएगा। अब ये सोचना आपको है कि आपको जमानत का विरोध करना है या हम जमानत दे दें। यानी जब कोर्ट सामने आता है तो फिर अच्छों की जो हालत है वो ख़राब हो जाती है। वो साफ यहाँ ईडी के मामले में भी और खुद ईडी के जो है वो उनके वकील को देखने को मिला। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ये इतनी आसानी से हम लोग जिस बात को यहाँ रख रहे हैं इतना आसान है नहीं। देश में बहुत कुछ चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि देश का सबसे बड़ा लोक पर्व चल रहा है जिसे चुनाव कहते हैं, और इस चुनाव की घड़ी में अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में ही उलझाकर विपक्षी दलों को रख दें तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा। और ये बात यहाँ साफ, क्योंकि जब ये कहा गया कि संजय सिंह पॉलिटिकल, जब ये कहा डिमांड की गई कि पॉलिटिक्स ना कर पाएं, ना करें, तो कोर्ट ने कहा कि वो पॉलिटिक्स करेंगे और ये उनका बिजनेस है पॉलिटिक्स करना। इन तमाम मसलों को अगर एक साथ रख के देखा जाए तो कैसे देखते हैं। साथ में एक बात और जोड़ देता हूं, वीवीपैट की बात। कल ही शाम को इसी न्यूज पॉइंट में ही हमने देखा था, ये खबर आई थी वीवीपैट के मामले में भी कि 24 लाख वीवीपैट मशीनें आपने 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके खरीद लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है। यही कि रैंडमली आप उसमें से
5% वीवीपैट को निकाल के गिन लेते हैं, बस वही इस्तेमाल। आप 100% इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? 100% अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो काउंटिंग में मात्र 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा आपको देना होगा। तो फिर दिक्कत क्या है? यानी ये तीन जो मामले हैं, ये तीनों मामले इतने इंपॉर्टेंट हैं कि एक तरफ ईडी जो मनमाने ढंग से कार्रवाई कर रही है, या कहें कि सत्तारूढ़ दल ईडी के जरिए जो कार्रवाइयां करवा रहा है, उस पर लगाम लगाने की पहली सीढ़ी। रामदेव का व्यापार जो अपने हिसाब से जो जैसा चाहा रामदेव ने वैसा किया, वो अब उस पर लगाम। और तीसरा आप देख रहे हैं संजय सिंह और इन सब मामले में ये सब कुछ अगर देखा जाए तो कहां यहां से जो हवा बदलने की बात हम लिख भी रहे हैं, क्या आपको चुनाव की हवा बदलते हुए दिखाई दे रही है? देखिए राजीव जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आज लोकतंत्र का अच्छा दिन है। एक तरफ वो व्यक्ति है जो पिछले 6 महीने से जेल में था, ईडी ने जो आरोप लगाए थे उसमें रत्ती भर भी वो साबित नहीं कर सके, आज वो बाहर आया। और एक ऐसा व्यक्ति जो पिछले 10 साल से मैच फिक्सिंग का खेल खेल रहा था, राहुल जी ने तो अभी बड़ा बाद में बोला है ये सब, लेकिन असल में रामदेव तो 2011-12 से खेल रहे हैं। किसके साथ खेल रहे हैं ये भी सबको पता है। वो 80 रुपए के पेट्रोल को 35 रुपए में बिकवा रहे थे, काला धन विदेश से ला रहे थे, यही ट्रांसपोर्टर थे उस समय। और ये भी कह रहे थे कि जो टैक्स लगता है लोगों पर, वो टैक्स नहीं लगेगा दशकों तक। और मिली भगत किसके साथ थी? खुले तौर पर आरएसएस के साथ, खुले तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ। क्योंकि जब सत्ता आई मोदी जी की, तो जो आरोप यूपीए 2 पर लगाए थे, वे आरोप तो सारे खत्म हो गए, इसी रिजीम में खत्म हो गए। लेकिन वो मैच फिक्सिंग जो चल रही थी, उसका नतीजा एक हुआ कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए और रामदेव की संपत्ति, वो जो उसको कहते हैं ना कि पूर्णिमा के चांद की तरह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी, और कितने हजार करोड़ के मालिक हो गए। जो व्यक्ति साइकिल पर चल रहा था वो कहां पहुंच गया। हालांकि इस देश में सबको तरक्की करने का अधिकार है और होना ही चाहिए, आप राष्ट्र निर्माण करें, लेकिन भ्रामक प्रचार करना और सिर्फ उस मामले में, बाकी और विज्ञापन तो रहते हैं, लोग कहते हैं हाँ ठीक है कि देखिए तमाम तरह के विज्ञापन इसी तरह से लुभाने के लिए होते हैं, लेकिन यहां तो जिंदगी मौत का मामला था। एक औषधि को लोगों को डरा करके बेचा जा रहा था कि ये कोरोना का इलाज है, और जो वैज्ञानिक संस्थाएं थीं, जो डॉक्टर्स थे, जो उनके संगठन थे, उन्हें धता बताया जा रहा था, उनको डराया धमकाया जा रहा था। और इधर रामदेव खुला खेल फरुक्काबादी कर रहे थे। आज वो घुटनों के बल बैठे थे, हाथ जोड़े खड़े थे, हुजूर मुझे माफ कर दो। अब काहे की माफी? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको भ्रामक विज्ञापन नहीं दिखाना है, बंद करना है, उस समय तो सारी हेकड़ी काम कर रही थी आपकी। लेकिन इस समय अब रामदेव, इसलिए मैंने कहा कि आज का अच्छा दिन है लोकतंत्र के। रही बात मैच फिक्सिंग की, तो जो मैच फिक्सिंग हो रही है, जो चल रही है, अब उसके सामने सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से खड़ा हुआ है लोकतंत्र को बचाने के लिए, और डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान को लिखा, उस समय जब जुडिशरी के बारे में जब वो लिख रहे थे, चर्चा कर रहे थे संविधान सभा में, तो उनका यही कहना था कि एक मजबूत जुडिशरी हमको चाहिए जी। लोकतंत्र पर संकट आ सकता है क्योंकि उसको चलाने वाले लोग हैं, संविधान पर संकट आ सकता है, लेकिन अगर एक मजबूत जुडिशरी रहेगी तो उस संकट से उबार देगी, लोकतंत्र को बचा लेगी। और आज सुप्रीम कोर्ट आश्वस्त कर रहा है इस देश के नागरिकों को कि मनमानी किसी की नहीं चलेगी, बहुत दिन नहीं चलेगी, हमेशा नहीं चलेगी। बाबा रामदेव ने लंबे समय तक आंखें दिखा ली ना, सुप्रीम कोर्ट को भी धता बता दिया, लेकिन आज जो उसका गड़गड़ाना था,
मैं समझता हूं कि वो लोकतंत्र के लिए एक शुभ दिन था, अच्छा दिन था। राहुल गांधी और जो पूरा विपक्ष है, जिस तरह से वो लोग राजनीति कर रहे हैं, और वो राजनीति लोगों की राजनीति, लोगों की तकलीफों को दूर करने की राजनीति, किसानों के दुखों को दूर करने की राजनीति, नौजवानों के रोजगार के लिए राजनीति, दलितों के उत्पीड़न से मुक्ति की राजनीति, महिलाओं के आत्मसम्मान की राजनीति। जो मोदी जी शक्ति शक्ति कह रहे थे ना, अब वो शक्ति निकल करके आई हो। मैं पिछले दिन आपसे यही कह रहा था कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी हो या हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, जब पति पर बुरा साया आता है तो पत्नी उसकी नजर उतारती है। और ये दोनों महिलाएं और मिलने गई सोनिया गांधी जी से। ये जो शक्ति है आज की तारीख में, वो शक्ति इस जो पूरा फांसीवादी तंत्र है उसको बदलने के लिए जनता के साथ बेकरार है। और मुझे लगता है कि अब वो मैच फिक्सिंग खत्म होने जा रही है। वो जो गठजोड़ था काले स्याह लोगों का, वो जो ऐसे लोगों का जो इस देश को अपने पैर की जूती समझ रहे थे, लोगों को कमजोर कर देना चाहते थे, उनके एस्पिरेशन खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन आज मुझे लगता है कि विपक्ष ने उस समूचे जनमानस को, उसकी भावनाओं को अपने साथ जोड़ करके, एकजुट होकर के उस पूरे सत्ता तंत्र को, उसके मैच फिक्सिंग को खत्म करने का वो पूरा मानसिक जो ताकत है उसको ईजाद कर लिया है। और रामलीला मैदान से जो बिगुल बजा है, मुझे लगता है कि अब आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है कि वीवीपैट की पर्ची की गिनती भी करना है, तो गिनती भी होगी और लोकतंत्र फिर से उठ करके खड़ा होगा। और फिर जो 56 इंच की छाती आई थी जिसने दबोचा है लोकतंत्र को, उसको भी एहसास होगा कि इन संवैधानिक संस्थाओं के सामने असल में उसकी छाती कितनी लंबी और कितनी चौड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से एक नहीं बल्कि तीन झटके, और इन झटकों की हम बात कर रहे हैं। और क्या इन झटकों के बाद देश का जो चुनावी माहौल है वो बदल रहा है? क्या ये माहौल, जो चुनावी माहौल है, ये रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की जो बैठक, जो रैली हुई है, उस रैली के बाद से बदल रहा है? और क्या उसका साथ अब ये जो झटके हैं वो भी देते हुए नजर आ रहे हैं? तो बहुत कुछ है, और इन सब के बीच अलग अलग लोगों के बयान, नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, और ये सब हम आप तक लगातार पहुंचाते भी रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप ब्रेकिंग देख रहे थे, उसमें भी प्रशांत टंडन जी, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट से कल भी कुछ फैसले आने हैं, कल सुनवाई हाईकोर्ट में भी है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, उसमें अभी कल सुनवाई होनी है। उससे पहले आज ईडी ने अपनी बातें, अपनी दलीलें वहाँ हलफनामा जो पेश करना था वो कर दिया है। तो कल का दिन भी अहम है। कोर्ट से लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो सरकार के लिए परेशानियों का सबब बनते हुए हम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार अपने अंदाज में, अपने हिसाब से राजनीति, और खासकर बीजेपी वो राजनीति कर रही है, क्योंकि चुनाव का वक्त भी है। नरेंद्र मोदी आज कहीं भाषण दे रहे थे, उसमें भी लगातार यही कह रहे थे कि तीसरे टर्म का इंतज़ार है और बहुत बड़े बड़े फैसले हमको करने हैं, और उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और पिछला 10 साल तो सिर्फ ट्रेलर था। ये नरेंद्र मोदी का आज का बयान है कि पिछला 10 साल तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। वो कौन सा पिक्चर है, कौन सी फिल्म है, देखना होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अभी तक 2-3 फिल्मों का जिक्र किया है अपने भाषणों में, जिसमें एक जहाँ तक 370 की बात थी अभी, और उससे पहले कश्मीर फाइल्स की बात थी, उसके बाद कर्नाटक चुनाव के समय उन्होंने केरला स्टोरी की बात की थी। तो ये 3 फिल्मों का नाम तो उन्होंने लिया था, लेकिन अभी कौन से पिक्चर दिखाना चाहते हैं जीत के बाद, ज़रा आप लोगों से कहूँगा कि अनुमान लगाइए। कुछ पिक्चर, कुछ फिल्में जो होती हैं वो बनती रहती हैं, उसका ट्रेलर बाद में दिखाया जाता है, पिक्चर बाद में देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने 10 साल के अपने कार्यकाल को एक ट्रेलर के रूप में आज बताया है। थोड़ी देर बाद उनके बयान को अगर आप सुनना चाहेंगे तो उनकी जुबानी सुना भी देंगे हम, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये बात यहाँ समझना। प्रशांत टंडन जी, अनम्यूट कर लीजिए। आज राजीव जी, हाँ, ठीक है। आज राजीव जी जो हुआ है उसको देखकर तो यही कह सकते हैं अभी फिलहाल कि पिक्चर अभी बाकी है।
अभी देखिए, अभी तो 15-20 दिन और हैं पहले चरण के मतदान में, तो 17-18 दिन हैं और उसमें काफ़ी कुछ होने जा रहा है, काफ़ी कुछ होगा। दो बातें शुरू में रखूंगा। एक, राहुल गांधी के दो बयान। एक, उन्होंने जो अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर आपने ये बंद नहीं किया तो आपको देखा जाएगा। और दूसरा, जो उन्होंने मैच फिक्सिंग की बात की। इन दो बयानों ने राजनीतिक माहौल जो है वो बदल दिया। और आज की घटनाओं पे सबसे बेहतरीन बयान और सबसे युवा राजनीतिक की तरफ से आया है कल्पना सोरेन की तरफ से, कि किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। उनके शब्दों में कहें तो तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। तो तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया। तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी आप नेता और राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने अन्यायपूर्ण कारावास के खिलाफ एक बड़ी जंग जीती है। ये सत्य और संघर्ष की जीत है, ये इंडिया की जीत है। तो इस किले के जरा चार दीवारी देखते हैं राजीव जी। इस किले के दुर्ग कौन कौन से हैं? तो इस किले के 3 दुर्ग हैं बड़े। एक ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, दूसरा दुर्ग है उसका मीडिया, और तीसरा दुर्ग है कॉरपोरेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक दुर्ग पे तो हमला कर दिया है और वो ध्वस्त हो गया। ध्वस्त कैसे हो गया मैं बताता हूँ। संजय सिंह के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सबूत लाइए। अगर आज सबूत लेकर जाते सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाले के मामले में, तो सबूत आज ही ये पूरा मामला सब अक्यूज के लिए खत्म हो जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दे दी थी इनको कि अगर सेक्शन 45 पीएमएलए के तहत हमने बेल कंसीडर की तो इस पूरे ट्रायल पे असर पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे पड़ेगा। सेक्शन 45 जमानत की 2 शर्तें रखता है जी पीएमएलए का। वो 2 शर्तें क्या है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि प्राइमा फेसी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस नहीं बनता है तो जमानत दे दी जाएगी, और जमानत पे छूटने के बाद ये अभियुक्त दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर कोर्ट ये कहता है कि हम सेटिस्फाइड है कि प्राइमा फेसी केस नहीं बनता, तो अरविंद केजरीवाल पे भी नहीं बनता था, फिर वो मनीष सिसोदिया पे भी नहीं बनता था, फिर तो पूरा मामला ध्वस्त हो जाता है इनका। इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तुरंत जब लंच ब्रेक के बाद गए वो कहा कि हम जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने 6 महीना एक व्यक्ति को जेल में रखा, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को आपने हिरासत में रखा, अभी जेल में भेज दिया उनको। डिप्टी सीएम के आपको जेल में रखा हुआ है लगभग साल भर से। आप सबूत नहीं पेश कर पाए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का बेसिक चीज क्या है राजीव जी? मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसे को काला सफेद किया गया जी। अभी तो पैसा होने का सबूत ही नहीं है। वेयर इज द मनी टू लॉन्डर? ये बेसिक सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी नहीं दे पाया कि वो 2 करोड़ का आरोप लगा रहे, 2 करोड़ कहाँ है? तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहाँ से लागू होता है? तो इसलिए आज ईडी के पास कोई चारा नहीं था और पूरा उनका झूठ का पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश के सामने हो गया जी। दूसरा, बाबा रामदेव की बात। आपने कहा कि रामदेव को फटकार लगाई, सारा मीडिया ये कह रहा है। राजीव जी, फटकार वहां सरकार को लगी है सुप्रीम कोर्ट में। रामदेव का तो जो हुआ सो हुआ है। सरकार ने एफिडेविट दिया कि हमने उनको वार्निंग दी है। वार्निंग किस बात की? उनके ऊपर जो सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसपे कंटेम्प्ट है, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का मामला है, सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानने का मामला है, वो मैजिकल रेमेडीज एक्ट है, जादू टोने वाला जी। यानी आप भ्रामक विज्ञापन देकर क्लेम कर रहे हैं कि आप इलाज करते हैं बीमारियों का, और
उसमें वार्निंग का कोई स्कोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा सरकार से, आपने जेल क्यों नहीं भेजा इसको, आपने पेनल्टी क्यों नहीं लगाई। मेडिकल रेमेडीज एक्ट में वार्निंग का कोई स्कोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया केंद्र को, आज सरकार को, उनका कि उसमें सजा का प्राविधान है। वेयर इज द पनिशमेंट, व्हाट यू हैव डन, आपने किया क्या है। तो ये एक बड़ा जो दुर्ग है मोदी साहब का, वो आज गिर गया। 2 बड़े दुर्ग सुप्रीम कोर्ट में गिर गए। देखिए, मोदी साहब अपनी लड़ाई कभी भी पॉलिटिकल ढंग से नहीं लड़ पाते हैं जी, और वो एजेंसीज का सहारा लेते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में ट्रोल्स का सहारा लेते हैं। राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाते, कभी भी विपक्ष से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। हमेशा पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और मीडिया के जरिए, मीडिया के पीछे छुप कर लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अब एक जो अगर मीडिया पे इसका आ गया, देखिए नरेंद्र मोदी साहब की अगर आप एनालिसिस करें, वो मीडिया के बनाए हुए नेता हैं और इसमें कॉर्पोरेट का पैसा लगा है जी। अगर मीडिया कल अगर मीडिया जो है बदल जाता है तो मोदी साहब टिक नहीं पाएंगे 24 घंटे भी, जिस तरीके से राहुल गांधी टिक गए। ये एक और दुर्ग है जो बचा हुआ है अभी। अगले कुछ दिनों में हम लोग देखेंगे कि वो उस दुर्ग का क्या हाल होने वाला है, या वो कितना बदलता है, कितना नहीं बदलता है। बिल्कुल। तो और जैसी हवा चल रही है राजीव जी, ये बिजनेसमैन के, व्यापारियों के पैसे लगे हैं। व्यापारी बिना सरकार से, आने वाली सत्ता से बिना दोस्ती किए नहीं चल सकते। तो ये व्यापारियों को सोचना है कि वो अपने मीडिया को कहाँ ले जाएंगे। जी जी जी। तो सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट से अगर कहें तो झटकों की हैट्रिक इधर सरकार को, और उसके अलावा सीजेआई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आप जानते हैं, उन्होंने कल वो एक लेक्चर में थे और सीबीआई का, एक्चुअली सीबीआई के, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के स्थापना दिवस पर ये लेक्चर जो व्याख्यानमाला है, 20वां व्याख्यानमाला, जिसमें डीपी कोहली स्मारक व्याख्यानमाला है, उसमें वो लेक्चर दे रहे थे। सब्जेक्ट था बेहतर आपराधिक न्याय हेतु तकनीकों का अंगीकरण। इस सब्जेक्ट पे बोलते हुए सीजेआई ने जो कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीआई के लिए। सीबीआई को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियों को केवल ऐसे मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्र के खिलाफ अपराध से जुड़े हों। आप लोगों ने अपना काम बहुत फैला लिया है, आप दूसरों के काम में दखल देते हैं, उनके कहने का आशय था। और जो ध्येय वाक्य है आपका सीबीआई का, उस पर आप केंद्रित करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी किसी भी चीज़ को कहीं भी किसी भी मामले में उठा करके, जो सीबीआई को किसी ज़माने में तोते का, पिंजरे का तोता भी कहा जा रहा था, और आप याद कीजिए उसके बाद अब ईडी जो है वो पिंजरे का तोता हो गया है। तो ये चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, जांच एजेंसियों का जो काम है, उनका जो दायरा है, उस दायरे के अंदर रहें। ये बात यहाँ कह रहे थे सीजेआई चंद्रचूड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस लाइन को समझिए और इसके मायने समझने की कोशिश कीजिए। अभी कल खबर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई भी रिमांड पर ले सकता है। तो सीबीआई रिमांड पे लेने का मतलब क्या है? मतलब ईडी भी ले, सीबीआई भी ले, कल को कोई और ले। ये आप किसी को परेशान करना चाहते हैं तो हर तरह से परेशान कीजिए, लेकिन सीजेआई कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जो वैसे मामलों पर हस्तक्षेप कीजिए और जो आपका काम है, ध्येय वाक्य है, आप राष्ट्रीय सुरक्षा हो या राष्ट्र के खिलाफ कोई अपराध से जुड़े मामले हो, उसमें आप कीजिए। आप हर चीज़ में ये नहीं। अब जैसे अभी खबर, इस प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे थे तब तक खबर आई कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर दी है। देख लीजिए। आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ चल रहा है मामला। हम लोगों को आज की तारीख में बात क्या करनी चाहिए थी कि राहुल गांधी कल वायनाड जा रहे हैं और वो वहां नॉमिनेशन फाइल करेंगे। राहुल गांधी क्या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, हमको इस पे बात करनी चाहिए थी। हमको ये बात करनी चाहिए थी कि वरुण गांधी का अब राजनीतिक भविष्य क्या है,
उन्होंने मना कर दिया है। वो वरुण गांधी और वरुण गांधी की पत्नी दोनों ने अपनी माता जी के लिए प्रचार करने से, चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया है। हमको ये चर्चा करनी चाहिए थी, हमको और भी बहुत सारी चर्चा करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी की एक और लिस्ट आ गई है जिसमें बिहार के 3 और उड़ीसा से, फिर तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश, इन लोगों यहाँ के कैंडिडेट्स पे चर्चा करनी चाहिए थी। कहाँ का कैंडिडेट किस पे भारी है, किस पे कमज़ोर है, उस पर चर्चा करनी चाहिए थी। बिहार के एक पूर्व विधायक आज कांग्रेस में शामिल हो गए, उन पे चर्चा होनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी ने उधर पंजाब में 2 कैंडिडेट्स घोषित किए हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन चर्चा देखिए हम कहाँ कर रहे हैं प्रेम कुमार जी, उलझा के तो रख दिया है। लेकिन उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। आपके पास आऊं, लेकिन लोग, हमारे तमाम साथी जो नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें प्रधानमंत्री की सुनना इसलिए ज़रूरी है कि ये भविष्य में बहुत काम आएंगे जब इस पे हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो सुन लेते हैं पहले प्रधानमंत्री जब आज भाषण दे रहे थे, शब्दशः उनकी जुबानी क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए। आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है, घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है, तो ये मोदी थकता क्यों नहीं है? ये मोदी रुकता क्यों नहीं है? अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी आपके लिए मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो 10 साल में हुआ है ना, पहले वालों से बहुत ज्यादा हुआ है, हर कोई मानता है, लेकिन मोदी नहीं मानता है। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, और तब तक न रुकना है न थकना है। और अभी तो हमें ये हमारे उत्तराखंड को भी बहुत 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 आगे लेकर के जाना है। तो सुन लिया आपने प्रेम कुमार जी, अभी बहुत कुछ करना है, सपने दिखाने हैं, अभी और भी सपने बाकी हैं। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं। शुक्रिया राजीव जी। नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं तो अपने आप मन में एक प्रतिक्रिया होने लगती है, जो कोई भी उनको सुनते हैं, और ये प्रतिक्रिया होती है कि कहां 10 साल में आपने देश को पहुंचा दिया है, कहां आगे ले जाना है। अगर बीजेपी के भीतर देखें तो पहले विनेबिलिटी जिसकी होती थी उसको आप टिकट देते थे, कहते थे कि जीतने वाले को देंगे, और इस नारे के साथ आपने एक तबके को, मुस्लिम तबके को टिकट देना बंद कर दिया। उसमें आपको विनेबिलिटी फैक्टर ही दिखना बंद हो गया, और अब यहां तक पहुंचे हैं कि भ्रष्टाचारी हो या सीबीआई जांच कर रहा हो किसी के खिलाफ, तब भी उसको हम, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो दरवाजे आपने भ्रष्ट लोगों के लिए खिलाफ भी खोल लिए और डंके की चोट पर खोल लिया। यानी भ्रष्टाचार आपके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, सब लोग भ्रष्ट रहे, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। यहां तक आपने अपनी पार्टी को पहुंचा दिया, और देश को जहां तक पहुंचाया वो दिख रहा है कि 2 लाख से ज्यादा, फिगर मैं बुला रहा हूं, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा आपने ले डाला है। यहां तक कि जो पेट्रोलियम पदार्थों का यहां आपने एक संचय किया था, रिजर्वायर बनाया था, उसको भी विदेशों को कहा कि आप
ले जाइए, हम आप बेचिए बाजार के दाम पर। ये चुनाव के समय में अभी फैसला लिया है। ऐसे बहुत सारे फैसले कोरोना के समय में लिए गए, फैसले बाद में लिए गए फैसले, ये बताते हैं कि देश को कहां पहुंचा दिया है। मणिपुर, आपने गुजरात का मॉडल मणिपुर में दिखाया, और आने वाले 10 साल में क्या पूरे गुजरात और मणिपुर, ये दिमाग में प्रश्न उठता है। हर जगह जो नारे लगते हैं, अभी मेरठ में जो क्या नारा लगाया कि कब्र, ये क्या नाम है, योगी जी ने नारा लगाया, 2 शब्द उन्होंने दिए, क से, मैं देखिए जुबान से निकल रहा है, याद आने पर मैं बोलूंगा। यानी वो नफरत के इस पर जा रहे हैं, कर्फ्यू और था कुछ, आप लोगों को याद है तो बोल दे, कर्फ्यू और कांवड़ शायद, हाँ कांवड़, क्षमा कीजिए मुझे याद ही नहीं आ रहा था। कर्फ्यू और कांवड़ जैसा, यानी रोज में सबसे बड़ा मुद्दा है। वहां मोदी जी के सामने योगी जी कह रहे कि कर्फ्यू और कांवड़ मुद्दा है, वहां पर आप देश को ले जा रहे हैं। देश का संघीय ढांचा तार तार हो रहा है। केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई कि राज्यपाल हमारे विधेयकों को कानून बनने नहीं दे रहे। एक मिनट, शकील जी को जोड़ना चाह रहे, सीबीआई कुमार जी, एक मिनट जी, शकील जी रहे हैं। योगी जी ने ये कहा था कि ये बताओ कि तुम्हें कांवड़ चाहिए या कर्फ्यू, इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं है, रोजगार रोटी का कोई विकल्प नहीं है, कांवड़ या कर्फ्यू, ये बोला था। जी जी जी, बहुत सही हस्तक्षेप किया, शुक्रिया आपका, बहुत सही हस्तक्षेप किया। और कोई विकल्प ही नहीं है, आप तो कांवड़ चलाइए या फिर कर्फ्यू लीजिए, यही विकल्प आपके पास है। तो वहां आप देश ले जा रहे हैं। संघीय आपका तितर बितर हो गया है, और केंद्रीय एजेंसियों की तो आपने ऐसी बाट लगा दी है कि केंद्रीय एजेंसी का कब क्या रुख होगा खुद उन्हें नहीं पता। आप सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे, 2-3 फैसले लगातार। आज तो दिल्ली में जो निचली अदालत है, दिल्ली हाई कोर्ट है, वहां पर ईडी को फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में तो पड़ी थी कुछ दिनों पहले कि ईडी जो है वो आप ये केस समझे कि कौन उसके लायक है और उसको अंजाम तक पहुंचाए। किसी भी केस को आप ले लेते और उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते, फटकार लगाई है कि क्या केस लेना ये तो सीखिए। और ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि भाई आप बार बार पूरक चार्जशीट लेकर के किसी को जेल में रखने का जो कर रहे हैं ये सही नहीं है। ईडी किस तरीके से आज लाचार दिखी, संजय सिंह को जमानत मिली, वो भी सबके सामने है। तो ईडी किस तरीके से सरकार के कहने पर कर रही है सबको दिख रहा है। अपने संवैधानिक संस्थाओं की ये इतिश्री कर दी है। जो आईटी कह रहा था कि कांग्रेस को उनका खाता सीज कर लेंगे, हम उसको दफ्तर में ताले लगवा देंगे, सारे पैसे की रिकवरी करेंगे। वो आईटी अचानक उसको लेवल प्लेइंग फील्ड याद आ गया कि भाई इलेक्शन तक हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो फिजा अचानक से देश की बदली है वो नरेंद्र मोदी जी को अगले 10 साल के लिए और देश बर्बाद करने का अवसर नहीं देने जा रही है। वो फुल स्टॉप लगाने जा रही है। वो देश में रामदेवों की चलने नहीं देने वाली है। बहुत हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ये क्यों होने दे रही थी, जो रामदेव झूठ फैला रहे थे, क्यों नहीं रोका, खुलेआम कहा। तो अब ये सारी बातें जब अदालत कह रही है, जब एजेंसियां करने लगी, उसमें सिम्टम्स दिखने लगे। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, राजनीतिक पार्टी मुद्दे नहीं बनाती है, मुद्दे तो दूसरी जनता बनाती है। अगर कांग्रेस पार्टी बोले कि बीजेपी भ्रष्ट है तो जनता उससे नहीं प्रभावित होती है। लेकिन जब संवैधानिक संस्थानें बोलने लगे, जब सुप्रीम कोर्ट बोलने लगे कि विपक्ष पर आरोप गलत है और दूसरा कोई भ्रष्ट है, तो जनता उसको मुद्दा बनाती है। जनता अपने आप मुद्दा खड़ा करती है तो राजनीतिक दल उस मुद्दे को पकड़ते हैं। छात्र जब आंदोलन करते हैं तो वो मुद्दा पार्टी का होता है। अग्निवीर का मुद्दा क्या कांग्रेस ने थोड़े पकड़ा, पहले युवाओं ने पकड़ा, पहले नौजवानों ने पकड़ा, उसके बाद कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाया और कहा कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे।
ये राजनीतिक दलों का काम होता है। तो देश में हर मोर्चे पर जो जिस तरीके से फिजा बदली है, एक्शन हुआ है, और ये अचानक नहीं हुआ। होता है जैसे दूध पानी आप गर्म करते हैं, गर्म होना शुरू होता है, एक पॉइंट आता है जब बॉयल होने लगता है, जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। एक पॉइंट आता है जब इवेपोरेट होने लगता है, भाप बनने लगता है, उसको वेपोरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। उसी तरीके से राहुल गांधी जो इतने दिनों से पानी गर्म कर रहे थे, और आपकी आवाज कट रही है, इंडिया गठबंधन चाहूंगा प्रेम कुमार जी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। और थोड़ा सा जब स्टेट बदलने का समय आ गया जी, प्रेम कुमार जी को रोकना चाहूंगा। सीधा आता हूं अनिल सिन्हा साहब आपके पास। जो प्रेम कुमार जी बात कह रहे हैं उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने जोड़ा है, जो अभी इस कार्यक्रम में अभी तक वो बात नहीं आई थी। बैकफुट पर आने वाली जो घटना है कोर्ट में, उसमें एक ये भी है कि आईटी डिपार्टमेंट जाकर ये अगर कहे कि हम इस चुनाव के तक, जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो कह रहे हैं कि इस चुनाव तक हम कांग्रेस के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के जो फ्रीज अकाउंट हैं वो भी ओपन हो जाएं, ये भी हो सकता है, अनुमान हम लगा सकते हैं। दूसरी चीज हमने देखा कि कैसे ईडी, एक तरफ आईटी वाले पीछे हो रहे हैं, ईडी वाले पीछे हो रहे हैं संजय सिंह के मामले में, और तीसरा सीबीआई को नसीहत सीजेआई दे रहे हैं। अगर कोई मामला आता है तो शायद उस नसीहत को देखते हुए वो भी कहीं बैकफुट पे ना आ जाए। तो ये सब जो है, और पहले ही मैं कह रहा था कि जांच एजेंसियों की हम बात कर रहे हैं, हम कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हैं, जहां हमको ज़्यादातर चुनाव की बात करनी चाहिए, लेकिन ये तमाम जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करती हुई नजर आती हैं, इसलिए भी यहाँ करना ज़रूरी है। और अगले अगर 5, 7, 10 दिनों में बहुत सारी चीज़ें इन जांच एजेंसियों के ज़रिए जो की जा रही हैं और कोर्ट के ज़रिए ये सारी चीज़ें अगर दुरुस्त हो जाती हैं तो चुनाव में एक अलग ही मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है कि चुनाव की हवा कोर्ट ने बदल दी है? नहीं, अभी देखिए क्या हुआ कि दो बिंब मेरे मन में उभर रहे हैं जिसको मैं रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि पिक्चर देखिए, एक ही भारतीय फिल्म में एक ही आदमी को मैं जानता हूँ, तो एक ही रोल अदा करते करते महानायक बनता रहा, अभी तक बना हुआ है, वो अमिताभ बच्चन है। एंग्री यंग मैन का रोल करते करते वो एक ही रोल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने उनको नकारा नहीं। वो रिपीट करना चाहते हैं मोदी वही रोल को, कि जो रोल एक बार मतलब एक रोल उन्होंने अदा किया अब, लेकिन वो रोल नहीं। हम लोगों ने देखा है कि सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्में पिटने लगी तो पता ही नहीं चला उनको कि कब जमीन खिसक गई। तो वो जो है उनकी फिल्म जो है, पिक्चर अभी इतना ही बाकी है कि फ्लॉप होना बाकी है। ये उसकी अगली लाइन यही है कि पिक्चर जो फ्लॉप मतलब अब दिखाई देने लगा कि फ्लॉप हो रही है, वो रिपीट कर रहे हैं अपने को। वही आप देखिए 2014 से अभी तक देखिए, लेकिन आप वो होना चाहिए कि वही अमिताभ बच्चन में ही एक वो ताकत थी कि वो एक ही डायलॉग को बार बार बोलने के बाद भी बने रहे। अब इनका ये नहीं कि वो दोबारा नहीं हो सकता इस तरह का कोई, तो वो रिपीट वही भ्रष्टाचारी को मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो वो अब चल नहीं रहा है। दूसरा है क्या कि दूसरा बिंब मेरे मन में उभर रहा है ये कि ये जो सेना है ना, सेना में कई बार होता है क्या कि सेनापति बहुत आगे निकल जाता है और पीछे देखता है तो उसकी सेनाएं भागने लगती है। तो ये जो ईडी, आईटी, सीबीआई सब, आप सीबीआई का भी आप एक आध दिन में आ जाएगा कोई न कोई ऐसा केस जिसमें वो पीछे हटती दिखाई देगी। ये है साइन कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अब किस तरह पीछे हटना चाहती है। और चाबुक का जो ये मतलब शुरू किया है लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट, वो इम्पोर्टेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो 15 फरवरी का जजमेंट है उसको मानना चाहिए कि वही एक इसको टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं, वो टर्निंग पॉइंट था जहां से चीजें शुरू हुई इनके हाथ से निकलना। और सुप्रीम कोर्ट, इसमें आपको पता चलता है कि कितना भी चिल्लाता रहता विपक्ष, राहुल गांधी बोलते रहते, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर हस्तक्षेप नहीं किया होता तो बहुत डिफिकल्ट होता। लेकिन एक चीज जरूर है कि राहुल गांधी की भारत यात्रा ने, भारत जोड़ो यात्रा का जो 2 चरण हुए उससे एक ऐसा जरूर देश में
ऐसा माहौल बन गया कि सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगने लगा कि ये जो है इस लोकतंत्र के साथ खड़ा होना चाहिए। तो हम मुझको लग रहा है क्या कि चेंज हो गया है पूरा सिनेरियो, और इलेक्शन आते आते अब आपको 15-20 दिन में और लगेगा कि जुबान भी इनकी उसी तरह फिसलने लगेगी और डायलॉग्स भी भूलने लगेंगे ये। अब पिक्चर, अब शूटिंग, अब उस तरह का आप दौर अब ये पिक्चर नहीं दिखा सकते, ये पक्का हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक अलग अंदाज में ये चुनाव जाता हुआ, और ऐसे में देश में जो चुनावी हवा है वो उसका रुख क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। आना चाहता हूँ एक बार जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, कैसे आप देखते हैं जो कुछ हो रहा है, और इसमें कोर्ट का मामला, फिर परसों जो रैली हुई है उसके बाद ये सुनने में आ रहा है कि 10-12 रैलियाँ और होंगी इंडिया गठबंधन की, ऐसी अलग अलग जगहों पे जल्दी कुछ रैलियां होंगी। और चूंकि चुनाव का भी वक्त जो है वो बहुत लंबा चुनाव इस बार का 2 महीने से ज़्यादा का वक्त है, और ऐसे में क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, न्यायपालिका और जांच एजेंसियों के जो मामले हैं, ये मामले इस चुनाव को प्रभावित करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? निश्चित तौर पर राजीव जी ये मामले चुनाव को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, और ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की देह भाषा, प्रधानमंत्री की भाषा, ये दोनों साबित कर रही हैं कि ये मुद्दे चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज जिस तरीके की बातें की राजीव जी, वो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने वाली कहावत जो वो तो है ही, लेकिन ये एक अतिरिक्त दम्भ भी है, और दूसरा राजीव जी घबराहट का प्रतीक भी है कि प्रधानमंत्री अंदर से घबराए हुए साफ दिखाई पड़ रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ रहे हैं, विपक्ष जिस तरीके से एकजुट हो रहा है, और जिस तरीके से विपक्ष ने एकजुट होकर के चुनौती दी है, उससे प्रधानमंत्री जो है अकबकाए से सकबकाए से मालूम पड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं उनकी भाषा को देख करके प्रधानमंत्री की। दूसरा राजीव जी, जिस तरीके से रामलीला मैदान से इंडिया गठबंधन ने चुनौती दी, खासतौर से राहुल गांधी ने जिस तरीके से चेताया खासतौर से अफसरों को और तमाम एजेंसीज को कि ये मैच फिक्सिंग जिस तरीके से हो रही है, उस मैच फिक्सिंग के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट है, और यह मतलब एक चेतावनी भी दी कि अगर बीजेपी फिर से आ गई तो देश में आग लग जाएगी। यानी ये संदेश एक तरीके से चला गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गलवैयां करने की एजेंसीज ने कोशिश की, और भारतीय जनता पार्टी के जो चहेते अधिकारी जो बैठे हुए हैं इन एजेंसियों के अंदर, वो अगर ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो उसके बाद फिर इनसे भी निपटना इंडिया गठबंधन को आता है, और अपने तरीके से इंडिया गठबंधन इनसे निपटेगा। यानी एक संदेश राजीव जी बिल्कुल साफ साफ चला गया कि जो भी अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, वो अगर गड़बड़ करेंगे तो चुनाव के बाद उनसे निपटने के लिए जनता भी तैयार है, और अगर सरकार बदलती है तो सरकार भी उनसे उसी तरीके से निपटेगी जिस तरीके से ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। उसी की परिणति राजीव जी आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चला संजय सिंह की जमानत का, तो ईडी किस तरीके से बैकफुट पे आई, और फिर कि साहब हम पे कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम जो है वो कंसेशन देना चाहते हैं इनको, कि कंसेशन दे दिया जाए और जमानत का हम विरोध नहीं करते। ये ईडी की तरफ से कहा गया। भाई आप कंसेशन क्यों देना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया था कि अगर आपके पास है मसाला इनके खिलाफ कुछ करने के लिए तो आप करिए, फिर आगे चलिए, फिर ट्यूसडे को हम बात करते हैं। लेकिन ईडी जो थी वो बैक हो गई, और इसलिए बैक हुई कि ये संदेश एक तरीके से साफ तौर पे पहुंच चुका है कि अब जो है मामला बदल रहा है। तो ये चीजें राजीव जी निश्चित तौर पर प्रभावित कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के बातें की, हालांकि उन्होंने कहा जाए एक तरीके से ये स्वीकार कर लिया प्रधानमंत्री ने कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में गड़बड़ियां हुई हैं। जो एक उन्होंने तमिलनाडु के तमिल चैनल को एक साक्षात्कार जो दिया, उसमें एक तरीके से स्वीकार किया कि इसमें गड़बड़ियां हैं, और ये कहा कि कुछ है तो उसको सुधारा जा सकता है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कह दिया असंवैधानिक है और ये काले धन का जरिया है, इसका मतलब राजीव जी प्रधानमंत्री काले धन के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को किसी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये विपक्ष ने नहीं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो काले धन का जरिया था, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीति में काले धन का जरिया था, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो प्रधानमंत्री अगर किसी भी तरीके से कोई भी बचाव की कोशिश करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की या उसके समर्थन में कोई भी बात करते हैं, तो ये साफ समझा जाएगा कि प्रधानमंत्री काले धन के समर्थन में खड़े हैं। ये चीज राजीव जी अब जनता भी समझ रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड किस तरीके से एक बड़ा मसला है, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से धन उगाही कर रही थी। अब ये संदेश जनता के बीच में जा रहा है। प्रधानमंत्री भी इस बात को समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि जनता के बीच संदेश जाना शुरू हो गया है, और जनता अब सवाल करने लगी है। जनता पूछ रही है कि भाई आप जो वायदा करके आए थे कि आप 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप जो है वो अच्छे दिन आएंगे, सिलेंडर जो है वो सस्ता होगा, पेट्रोल जो 35 रुपये लीटर होगा, ये सारी चीजें अब जनता आप सवाल पूछेगी आखिर आपने 10 साल में किया गया। प्रधानमंत्री ने राजीव जी आज जिस तरीके से बात की, उससे आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल जो हुआ वो तो ट्रेलर है, यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने 10 साल में देश की बर्बादी की है, ये तो ट्रेलर है, अगर मैं फिर से आ गया तो मैं इस देश को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दूंगा। ये प्रधानमंत्री का कहने का तात्पर्य है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं राजीव, जो कहते हैं कुछ है, उसके संदेश कुछ और होते हैं। तो संदेश प्रधानमंत्री का यही है कि 10 साल में मैंने इस देश की जितनी बर्बादी की है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, मैं अगर लौट के आया तो मैं जबरदस्त तरीके से देश की बर्बादी करूंगा। ये प्रधानमंत्री के आज के इस वक्तव्य का संदेश निश्चित तौर पर समझा जा सकता है। जी जी, तो एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और तीसरी तरफ विपक्षी दल इंडिया गठबंधन, इन सब पे चर्चा। और इस चर्चा में जरा समझने की हम अब कोशिश करें कि आखिर इंडिया गठबंधन की मजबूती का आधार क्या है। आखिर कैसे इंडिया गठबंधन यहाँ चुनौती, एक मजबूत चुनौती पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है या दिखाई देगा। जरा आना चाहता हूँ शकील अख्तर जी एक बार फिर से आपके पास। क्या लगता है आपको शकील जी कि इंडिया गठबंधन यहाँ, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विकास का ट्रेलर दिखा रहे हैं कि 10 साल जो था हमारा वो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। अभी रुद्रपुर में आपने सुना उनका भाषण, उत्तराखंड के रुद्रपुर से वो भाषण दे रहे थे। लेकिन इधर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं कल वायनाड, वहाँ जहाँ तक खबर अभी यही है कि वायनाड से नॉमिनेशन फाइल करेंगे और सेकंड उनका जो डेस्टिनेशन है वो अमेठी, शायद वहाँ से भी वो चुनाव लड़ें, ऐसी खबर भी आ रही है। तो क्या आपको लगता है? और तीसरी बात यहाँ महत्वपूर्ण कि कांग्रेस पार्टी ने 231 सीटें अभी तक उसके प्रत्याशी उतार दिए हैं मैदान में। तैयारियों के लिहाज से कौन कितना आगे यहाँ दिखाई देता है शकील अख्तर जी? देखिए, आपने जो विपक्षी एकता की बात करी, गठबंधन की बात करी, तो उसकी जो धुरी है वो तो राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी की हिम्मत, राहुल गांधी की कड़ी मेहनत ही वह दिन लाई है जब ये विपक्षी एकता हो गई। आप याद कीजिए कि लोग इसको बिल्कुल अविश्वसनीय बात मान रहे थे। हम लोग बराबर कह रहे थे, लिख रहे थे कि एक और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है विपक्षी एकता, और आज वो बन के खड़ी हो गई है। तो ये निश्चित ही रूप से इसका क्रेडिट जो है वो राहुल गांधी को जाता है और राहुल गांधी की विश्वसनीयता को जाता है। ये जो विपक्षी नेता साथ में जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं कि वो इस बात को मानते हैं कि राहुल देश में एक विश्वसनीय नेता है। वो 20 साल संघर्ष करके आग में तप के कुंदन बन के निखरे हैं। राहुल ऐसे नहीं निखरे, राहुल के खिलाफ हजारों करोड़ रुपया बीजेपी ने खर्च किया उनकी छवि खराब करने के लिए, उनका चरित्रहनन करने के लिए। और बीजेपी ने नहीं किया, इसमें कुछ कांग्रेस के लोग भी शामिल रहे। आपको मालूम है कि 2019 में राहुल गांधी को इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद G23 बना, वो भी राहुल गांधी के खिलाफ ही था। लेकिन राहुल गांधी इन सबसे संघर्ष करते रहे और उसका आधार जो था वो उनका कमिटमेंट था, उनका कन्विक्शन था, जनता के प्रति प्रतिबद्धता थी। और जिसको मोदी जी बार बार कहते हैं वंशवाद, वो नेहरू गांधी परिवार का प्रो पीपुल एटीट्यूड, जनता के प्रति समर्पण का भाव। देखिए, इस परिवार को जनता ने हराया भी है, इंदिरा गांधी की हार, और यही जनता इस परिवार को वापस लाती है। परिवार का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं बताने के लिए कि अगर ये परिवार कांग्रेस से हट जाए तो कांग्रेस के मोदी जी जो चाहते हैं वो चाहते कितने टुकड़े कर देंगे। अगर कांग्रेस आज एक है, कांग्रेस आज लड़ रही है, तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो राहुल गांधी का लगातार डटे रहना है, राहुल गांधी की हिम्मत है। नहीं तो इतने नेता चले गए और भी चले जाते। और आज राजनीति में बीजेपी तो चाहती है कि राहुल गांधी खत्म हो जाए, ये परिवार खत्म हो जाए, कुछ कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं, मगर ये जनता बिल्कुल नहीं चाहती है। क्योंकि इस जनता को यह बात मालूम है कि इस देश के अंदर अगर किसी ने गरीब का साथ दिया है, कमजोर का साथ दिया है, तो वो ये गांधी नेहरू परिवार ही है। नेहरू से लेके आज तक ये लोग कभी भी न डरे न पीछे हटे, और कभी भी इन्होंने गरीब से हटके अपनी राजनीति नहीं करी है। अभी आपने दिखाया कि मोदी जी क्या कह रहे थे उत्तराखंड में, मैं मोदी मोदी मोदी। वो आपको याद है, अभी एक वीडियो आया था जिसको आज राहुल ने भी रिट्वीट कर दिया है कि एक महिला कहती है कि पापा ने यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया तो पापा नौकरी क्यों नहीं देते हैं।
महंगाई कम क्यों नहीं करते हैं? उत्तराखंड में ये सवाल जो स्मृति ईरानी से पूछा था, वहां लोग मोदी जी से ही पूछ रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय क्यों नहीं देते हैं जी। अंकिता भंडारी को भूल गया? तो देखिए, उनका कोई इश्यू चल नहीं पा रहा है। हिंदू मुसलमान से वो 2 चुनाव जीते, उग्र राष्ट्रवाद से वो 2 चुनाव जीते, लेकिन अब वो हिंदू मुसलमान, उग्र राष्ट्रवाद, नफरत, विभाजन नहीं चल रहा है। भ्रष्टाचार की बात करने लगे थे, वो भी नहीं चल रहा। तो अब हवाई बातें करने लगे कि ये तो ट्रेलर है, अब मैं आ जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं थकता नहीं हूं, मैं रुकता नहीं हूं। तो भैया, थकते नहीं हो, रुकते नहीं हो तो नौकरी तो दे दो। आपके रक्षा मंत्री से आप कहलवा रहे हैं कि अगर हम दोबारा आ गए, तिबारा आ गए, तो अग्निवीर स्कीम पर पुनर्विचार करेंगे। अरे आज क्यों नहीं कहते कि हम रोक रहे हैं? आज भी आप बोल सकते हो। आपके ऊपर क्या कोई आचार संहिता लागू होती है? चुनाव आयोग में दम है कि आपके ऊपर आचार संहिता लागू कर दे? और अगर कर भी दे आपके ऊपर तो आपके फायदे की चीज होगी कि देखो हमने अग्निवीर रोका और आचार संहिता की परवाह नहीं की हमने, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन आप अग्निवीर रोकना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप युवाओं को परमानेंट रोजगार देना नहीं चाहते। ये जो नारे लगाने वाली भीड़ है, ये जो आपके साथ घूमने वाली भीड़ है, ये खत्म हो जाएगी। देखिए, ये बात राजनीतिक इतिहास में और राजनीतिक शास्त्र में और हमेशा कही गई है कि जो तानाशाह होता है, जो व्यक्तिवादी राजनीति करने वाले होते हैं, वो हमेशा बेरोजगारों की भीड़ पैदा करते हैं अपने साथ लगाए रखने के लिए। आज देश में बेरोजगारी का क्या हाल है, ये तो आंकड़े सामने आ गए ना। 83% युवा बेरोजगार, युवाओं के पास रोजगार ही नहीं है और आप उसकी बात नहीं कर रहे। अभी जो भाषण आपने बताया उत्तराखंड का, उसमें कहां था रोजगार की बात? तो देखिए, संदेश ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है या यहां से जो घटनाक्रम बदल रहा है, वो ये कि जनता जाग रही है। ये सब जनता के जागने से ही होता है। ये जब जनता रोजगार की बात करने लगी, महंगाई की बात करने लगी, वो कहने लगी कि मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ के आज किसी काबिल बना हूं, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ पा रहे, सरकारी स्कूल क्यों बंद हो गए, मेरा इलाज सरकारी होता था, मेरे माँ बाप का इलाज सरकारी हुआ, मेरे बच्चों का अब क्यों नहीं हो रहा है सरकारी इलाज। तो इसी के आधार पे जो आप कह रहे थे कि ये विपक्षी एकता की, इंडिया गठबंधन की, तो इसकी धुरी राहुल है और यही एक विपक्षी दीवार बन के खड़ी हो गई है। जो मोदी जी तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं, चौथे टर्म की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी के तीसरे टर्म के बीच में ये विपक्षी एकता इस वक्त जो है एक दीवार बन के खड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं या जितने भी हमारे अफसर हैं या बाकी जो भी हैं, वो सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम साथ देते रहे और सरकार बदल गई तो फिर हम में से कोई बचेगा नहीं। जैसे हम विपक्षी एकता की बात बहुत दिनों से कह रहे थे, इस तरह ये बात भी हमने बहुत यहां पे भी कही है, इसको बहुत लिखा भी है कि सख्त मैसेज दो, और वो राहुल ने दिया, वो दिग्विजय सिंह ने दिया कि छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। दिग्विजय ने कहा फांसी पे लटक जाओगे जी। जैसा कि हमने बताया था पिछली बार आपको कि 2004 से पहले सोनिया गांधी ने पहुंचाया था प्रणब मुखर्जी को AICC में कि जाओ बोल के आओ मीडिया से, और प्रणब मुखर्जी बोल के आए थे, सारा माहौल बदल गया था। तो ये जो है आदमी जो है वो इसलिए करता है कि उसे डर नहीं होता है, लेकिन जब डर पैदा हो गया, सबको मालूम पड़ गया ये बात कि जनता बदल रही है, जब जनता बदलेगी, विपक्षी एकता हो गई है, माहौल बदल रहा है, तो सबको लग रहा है कि कल को हमारा क्या होगा, हम क्यों किसी के हाथ में खेलें। तो ये जो आज जो EVM की बात होती है और सारी बातें होती हैं, तो EVM भी काम नहीं करेगी, क्योंकि EVM को जो सेट करने वाला आदमी है वो भी मना कर देगा कि मैं सेट करने नहीं जा रहा हूं, मैं जो EVM बोलेगी उससे ही बोलेगी। तो इसलिए आज की तारीख में जो सबसे बड़ी बात है वो है राहुल का इस विपक्षी एकता का अधूरी बनना, और राहुल पे जो जनता का विश्वास है और विपक्षी नेताओं का विश्वास है, उसकी वजह से ये सारे के सारी संस्थाएं और अफसर इनको लगने लगा है कि अगर राहुल हमें चेतावनी दे रहे हैं तो हमें इस चेतावनी को गंभीरता से लेने की जरूरत है, और अभी हमको अपने हाथ वापस खींच लेना चाहिए। अब हम कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, जो नियम कहेगा, जो कानून कहेगा, हम उसी के अनुरूप काम करेंगे।
और यही अगर हो गया तो आप देखेंगे कि नतीजे कुछ और होंगे। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या आपको भी लगता है कि अब अगर नतीजों की तरफ देखा जाए तो ये चुनाव 2019 वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव ना ही 2014 वाला चुनाव, हालांकि इस पर ये सेंटेंस मैं कई बार इसी मन से दोहरा चुका हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नया है और कल 3 तारीख कल भी कुछ नया होगा, उस लिहाज से उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल सामने है, मतदान की घड़ियां नज़दीक आ रही हैं और वैसे में चाहे वो जांच एजेंसियों की बात हो या पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो, इंडिया गठबंधन की एकता की बात हो, सब कुछ देखिए, प्रधानमंत्री के उस भाषण के उस अंश को आप बहुत गौर से सुने होंगे, उसको देखिए, तो क्या कुछ आपके जहन में आता है? देखिए राजीव जी, जो मोदी जी ने कहा कि 10 साल में तो सिर्फ ट्रेलर था, माने अभी तक तो उन्होंने खाई में ढकेला है, अगली बार कुएं में डालने वाले, ये लोगों को समझ में आ रहा है। मतलब बेरोजगारों की फौज खड़ी है और घर में लोगों के पास आटा दाल नहीं है ठीक से, वो क्या करेंगे? अनाज को क्या उबाल करके खाएंगे? और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी एक कुपोषित भारत बनाना चाहते हैं। वो जो विकसित है ना, वो दरअसल उसका उल्टा है। मोदी जी जो कहे आप उसका उल्टा समझिए, ये उनकी अपनी शब्दावली का अगर सही ढंग से समझना है तो उसका मतलब यही होता है। रही बात इसकी कि जो चुनाव है वो किधर जा रहा है, कि चुनाव तो जनता लड़ रही है और वो इसलिए लड़ रही है क्योंकि विपक्ष को चारों तरफ से फंसा करके रखा हुआ है। चाहे आपने कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए हो या केजरीवाल से लेकर के हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया हो, रोज ही तमाम इस तरह के मुद्दे आते हैं कि जो असल में जमीनी मुद्दे हैं, जो लोगों के अपने मुद्दे हैं, वो सामने नहीं आ पा रहे। लेकिन हो ये रहा है इस वक्त कि सोशल मीडिया और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो लगातार उन मुद्दों की बात कर रहे हैं, उसके जरिए वो चीजें वहां तक पहुंच रही हैं। और मोदी जी जो मुद्दे पिछले 3-4 महीने से सेट करने की जुगत में थे, वो सारे फेल हो गए। जनवरी से हवा बननी शुरू हो गई थी, वो राम मंदिर का मुद्दा आया, वो 24 घंटे में फेल हो गया। फिर आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात करने लगे, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। उसके बाद परिवारवाद पर हमला किया, वो भी नहीं चला, क्योंकि लोगों ने इतनी लंबी लंबी लिस्टें निकाल दी कि आपके यहां कौन कौन से परिवार हैं, क्या है। इधर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा मोदी जी ने खड़ा किया, तो लोगों ने बताना शुरू किया कि ये है, देखिए वॉशिंग मशीन, इसमें दागदार डालिए और बेदाग निकालिए। और उन तमाम नेताओं की तस्वीरें आने लगी सोशल मीडिया में कि आपने जिन लोगों को अपने पार्टी में शामिल कराया, जिनको डिप्टी सीएम बनाया, जिनको सीएम बनाया, वो कितने बड़े बड़े घोटालों के आरोपी थे। तो ये आप निहायत झूठ बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगा रहे हैं। और जो पिछले काम थे मोदी जी के, चाहे नोटबंदी रही हो, उसे फ्लॉप साबित कर दिया, आंकड़ों के जरिए बता दिया गया कि आप जो कह रहे थे वो झूठ निकला। लद्दाख में जहां चीन के लोग घुसे हुए थे, आप आंख बंद करके बैठे थे शुतुरमुर्ग की तरह, वो आपने कहा ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। तो जो राष्ट्रवाद का आपका मुद्दा था उसकी छीछा लेदर हो गई। राहुल गांधी तो वहां तक पहुंच गए थे। आप महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, मणिपुर में क्या हो रहा था, महिला पहलवानों के साथ क्या हो रहा था। एक भी मुद्दा राजीव जी नहीं चला मोदी जी का। इसीलिए अब बेचारे इस पे आ गए कि अब मोदी ही चल जाए, तो मोदी थकता नहीं है। आप इसको राजनीतिक भाषा बोलेंगे क्या? मतलब मैं वो भाषण अभी सुन रहा था, मुझे तो शर्म आ रही थी। मोदी थकता नहीं है, मोदी ये नहीं, अरे क्या मोदी ये डेमोक्रेसी है, ये ऑटोक्रेसी नहीं है कि मोदी ही सब कुछ है। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना चलेगा। इस देश के संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को अधिकार दिया, जनता जनार्दन है इस देश में, और वहां आप लगातार आंखों में धूल झोंकेंगे। क्या किया है आपने? रिपोर्ट कार्ड जरा बताइए।
10 साल में क्या आपने किया? ट्रेलर है, कौन सा ट्रेलर है? जरा बताएं मोदी जी कि ट्रेलर में आपने क्या किया है। ट्रेलर तो दिखे तो, लेकिन ट्रेलर के नाम पर आप लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। और फिर सब्जबाग इतना बड़ा देखा था लोगों ने ना, अच्छे दिन के वादे थे, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे, किसानों की आमदनी दोगुनी होती थी, 750 किसान मर गए। यही हो रहा था। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार आप दे रहे थे, लोग लाठियां खा रहे हैं, लड़के डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं इलाहाबाद में। तो ये आपने दिखाया था सपना। तो जो क्या अगले 10 साल में क्या होगा? ये आत्महत्याएं 10 गुनी हो जाएंगी। तो किस तरह का आप भारत बनाना चाहते हैं? और मोदी जी को एक चीज में मैं तारीफ करूंगा कि शर्म नाम की चीज है, इसमें तो उनका कोई शानी नहीं है। इस देश का कोई भी नेता उनके बराबरी नहीं कर सकता कि उन्हें शर्म, लिहाज, हया ये सब बिल्कुल नहीं आता। अब इस पर इस देश के लोग निर्लज्ज नहीं है। इस देश के लोगों को ये कम से कम है, और जो समझते हैं कि इस देश को अशिक्षित है, लोग समझते नहीं है, तो वो बड़ी भूल है। 2019 का लोग उदाहरण देते हैं। मैं ये बराबर कहता हूं कि इस देश के लोग बेहद उदार हैं, समझदार भी हैं। उनको लगा कि शायद 5 साल कम था, मोदी जी को एक और मौका देना चाहिए। अब एक और मौका में उनको ये नहीं पता था कि पहले एक पैर कटाया था, अब दूसरा भी कटा लिया, अब बेचारे क्या करें। तो अब वो जो करने जा रहे हैं, अब आप देखिए बिल्कुल सन्नाटा है जमीन पर, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन आप बात करिएगा, मैं अभी एक दिन बाद इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो इस पर बोला था कि ईडी के जरिए जो पैसा आ रहा है वो पैसा लोगों को हम लौटाएंगे। और मैंने एक सामान्य व्यक्ति से पूछा कि भाई ये पैसा ईडी वाला है, वो मिलेगा आपको? तो वो मुस्कुराया और थूक करके निकल गया। माने वो मुझे जिस नजर से देख रहा था कि इससे बड़ा बेवकूफ नहीं है, बोल रहा है कि मोदी जी देने वाले। तब आप समझ सकते हैं एक सामान्य व्यक्ति के समझ को, तो मोदी जी सबको बेवकूफ समझते हैं। और अब वो वक्त आ रहा है कि जहां लोग अपना समझदारी का और अपने डेमोक्रेटिक राइट का परिचय देने वाले हैं। और उसमें ये मोदी जी की अब लफाजी नहीं चलने वाली कि अगले 10 साल में हम वो फिल्म दिखाएंगे पूरी, ये नहीं होगा। जितना मैं लोगों को बीच में रहता हूं, लोगों को समझता हूं, ये मैं बहुत यकीन से आपसे कह रहा हूं। जी राजीव जी 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 प्रशांत जी, कैसे देखा जाए? बहुत कुछ तुरंत अभी आप कह भी रहे थे कि आने वाले समय में कुछ और देखेंगे। कैसे देखा जाए इस चुनाव का विश्लेषण, कैसे किया जाए? देखिए, कुछ आने वाले समय की बात करते हैं राजीव जी। जी, अब तो आज की जो घटनाओं पे तो हम लोग बहुत कुछ सब लोग साथी बोल चुके हैं। एक तो अमेठी और रायबरेली का चुनाव मतदान 20 मई को है, यानी नॉमिनेशन 4 मई को है। आज 2 अप्रैल है, तो अभी 1 महीना का, लगभग 1 महीने से भी थोड़ा ऊपर का समय है। तो 1 महीने में तो यमुना में बहुत पानी बह जाएगा। अभी तो हम अप्रैल में ही हैं, और तब तक जो है वो बहुत माहौल ऐसा बन जाएगा कि अमेठी रायबरेली के बारे में फैसला बड़ा आसान होगा, जो अभी लग रहा है कि शायद नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात कि देखिए राजीव जी, राहुल गांधी ने जब मैच फिक्सिंग की बात की है, तो इलेक्शन कमीशन में एक मीटिंग हुई है, वहाँ पे पैनिक है। वो कल बैठक में तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने इस बारे में विचार किया कि इस बात का जवाब कैसे दिया जाए, और कोई एक रणनीति बन नहीं पाई। आप देखिए कि हो क्या रहा है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर हलचल है। सिर्फ एक जो सिंडिकेट है, जो एक्सटेंशन में ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके अलावा बड़ा हलचल है। एक विदेश दौरों की मैं चर्चा करना चाहता हूँ राजीव, जिससे कुछ भविष्य की बातें दिखाई देती हैं या संभावना दिखाई देती हैं। एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के, अजीत डोभाल साहब की इजराइल यात्रा, हम लोग इसी प्रोग्राम में पिछले साल चर्चा कर चुके हैं कि कैसे इजराइल की एक कंपनी 30 देशों के इलेक्शंस को प्रभावित कर रही थी, जिसमें भारत भी एक था। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ उनकी
क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, लेकिन इस पर निगाह रखनी चाहिए। दूसरा कि राजीव जी, मैंने कभी नहीं देखा, हमारे साथी लोग बताएं, कि एक बार भारत देश इलेक्शन के मोड में जब चला जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है, तब प्रधानमंत्री विदेश दौरे नहीं करता है आमतौर पे, जब तक कि कोई बहुत मल्टीलेटरल या कोई बहुत पहले से फिक्स प्रोग्राम ना हो। जी। प्रधानमंत्री मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भूटान गए थे, कुछ वहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह की बात हुई है, लेकिन ये भूटान यात्रा क्यों थी, उसका क्या कारण था, भूटान के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के चीन का जो अतिक्रमण शुरू हुआ था वो भूटान के अंतर्गत डोकलाम से शुरू हुआ था, और आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन को प्रमुख तौर पर रखा गया है। मुझे लगता है कि उनको शायद कुछ जो अरुणाचल को लेकर उनकी प्रतिक्रिया थी कि अरुणाचल प्रदेश ने चीन के कई इलाकों के नाम बदले हैं, उसको लेकर वो प्रतिक्रिया दे रहे थे। प्रधानमंत्री 8 बार चीन गए हैं, 18-19 बार चीन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात। ये आगे आने वाले दिनों में जो है वो हमको इस पर निगाह रखनी होगी देश को, कि इस पे क्या डेवलपमेंट होता है, कैसे जुड़ता है ये मामला। जी। मुझे लगता है कि चीन का मामला जो है इस इलेक्शन में एक मुद्दा बनेगा। बहुत पहले इसी प्रोग्राम में हम लोगों ने राजीव जी चर्चा की थी कि इलेक्शन का जो तरीका है, इलेक्शन कमीशन का चुनाव कराने का, इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है। मैं उस बात में अभी भी कायम हूँ, और ये जो ईवीएम की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई है, इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं, इसमें उम्मीद की जाए कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को चिंता किस बात की होनी चाहिए, चिंता इस बात की होनी चाहिए कि मूल अधिकार भारत के नागरिक का जो है वो है मतदान का जो अधिकार है, और मतदान का अधिकार तब तक सुनिश्चित नहीं है जब तक कि मुझको मालूम नहीं हो कि मेरे दिए हुए मतदान की गिनती हुई है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई तरीका निकालेगा, क्योंकि ईवीएम के अंदर जो मतदान की गिनती हो रही है, इससे मतदाता संतुष्ट नहीं है, सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि ये गिनती हो रही है। और सबसे बड़े जो इलेक्शन के स्टेक होल्डर्स हैं मतदाता के अलावा, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बीजेपी के अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम पे सवाल खड़े कर रही हैं। बीजेपी ने खुद भी एक समय में, बल्कि मैं कहूँगा कि बीजेपी ने शुरुआत की थी ईवीएम पे सवाल खड़े करने की, किताबें लिखवाई थी, इन्होंने बहुत शोर मचाए थे। तो ईवीएम को लेकर एक संशय की स्थिति है कि मतदाता को ये मालूम नहीं है कि उसके दिए हुए मतदान की गिनती हो रही है। ये सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसीलिए जो आपने चर्चा की कि वीवीपैट, तो वीवीपैट जो है वो इसलिए है। दूसरी बात कि जो शराब घोटाला है, आप उसमें देखिए कि दिनेश अरोड़ा और शरद चंद्र रेड्डी, ये 2 अभियुक्त बना दिए गए अप्रूवर। कैसे बना दिए गए? मुझे लगता है कि इनको दोबारा अभियुक्त बनाने के लिए भी अर्जी डालनी चाहिए ईडी को कोर्ट में, क्योंकि ये असली अभियुक्त है और मनी ट्रेल दिखाई दे रहा है। 55 करोड़ रुपए इनकी कंपनी ने दिया है, और दिनेश अरोड़ा ने 9 बयान दिए। 9वें बयान में नाम लिया है संजय सिंह का, 8 बयान में नहीं लिया। 9वें बयान में कब नाम लिया? जब वो कस्टडी में था। तो ये सब बातें इलेक्शन को प्रभावित कर रही हैं। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम लोग चर्चा कई बार यहाँ पे कर चुके हैं राजीव जी, कि इलेक्शन का सीन दिल्ली में शिफ्ट करना मोदी जी को महंगा पड़ गया। वो दिल्ली में शिफ्ट तभी हुआ जब आम आदमी पार्टी पे आपने हाथ लगा दिया। अगर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अगर अंदर नहीं होते आज की तारीख में, मुझे नहीं लगता कि शराब घोटाले में अगर ईडी के केसेस नहीं हुए होते, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये जो अलायंस दिल्ली में हुआ है, ये ऐसी शेप और इतनी मजबूत शेप ले चुका होता। तो राजनीतिक गलतियां उधर से हुई हैं,
और तीसरी और एक आखिरी बात ये कि देखिए, मोदी जी हमारे साथी कह चुके हैं, मोदी जी कोई एक मुद्दे पर टिक नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी उनका फेलियर है इलेक्शन में। रोज आप देखिए कि नए मुद्दे बदल रहे हैं वो। और ये इलेक्शन 2004 में भी हम देख चुके हैं कि डेवलपमेंट में बीजेपी डेवलपमेंट का मुद्दा बना के चुनाव बीजेपी कभी न जीती है, न आगे जीत सकती है। ये बिल्कुल गलत प्लैंक में मोदी जी ले जा रहे हैं। करप्शन के प्लैंक में ले जाएंगे तो करप्शन का मामला आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। तो बड़ा मुश्किल चुनाव जो है ये मोदी जी के लिए हो गया है, राजीव जी। जी अनिल सिन्हा साहब, क्या आपको भी लगता है कि एक मुश्किल ट्रैक पर चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, और उसमें भी विकास का मुद्दा या भ्रष्टाचार का मुद्दा, अब इन दोनों मुद्दों से उनकी नैया पार होने वाली नहीं है या बहुत मुश्किल होगा? देखिए, ये इसको हमको अगर तुलना करेंगे इंडिया गठबंधन से तभी समझ में आएगा। इनका दोनों कंसोलिडेट हो गया है। स्ट्रक्चर भी जो बनाया था उन्होंने, जो मशीनरी कहिए, मतलब मशीनरी नहीं कहना चाहिए, नैरेटिव भी और स्ट्रक्चर भी दोनों उन्होंने कॉन्क्रीटाइज कर लिया बिना किसी बड़ी सहायता के। और वो उसके लिए निश्चित तौर पर राहुल गांधी को श्रेय जाता है कि उन्होंने अपने जो भी यूनिट्स थे, जो लोकल यूनिट्स थे, सबको इसके लिए फोर्स किया कि किसी भी तरह से 1-to-1 इलेक्शंस जहां हो सकता था संभव वहां करना है। तो एक तो कांग्रेस ने इसको जो लीड किया दोनों लेवल पे, नैरेटिव के लेवल पे भी, स्ट्रक्चर के लेवल पे भी। उधर क्या हुआ कि वो अब अपनी पार्टी को नहीं, अभी आप उसका आपने हम इस चर्चा में इसका ध्यान नहीं लोगों ने दिया कि हर जगह बीजेपी में प्रॉब्लम आ रहा है। गुजरात की खबरें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा भयंकर मारामारी, वहां पर बकायदा मारपीट हो चल रही है। अमरेली के बारे में था तो वहां पर बकायदा उन्होंने आपस में मारपीट चालू कर दिया। और कैंडिडेट विड्रॉल तो हो चुका और आगे भी चाहते हैं क्या कि कैंडिडेट हटाओ। तो एकदम बीजेपी जो गुजरात जो उनका पूरा था ना कि मोदी जी ने एक बार दे दिया तो समझिए कि सब मतलब एक तरह से भगवान का नाम ले करके कूद पड़ेगा टाइप का, वो सिचुएशन वहां खत्म है। बीजेपी एकदम बिखरी हुई है पार्टी के रूप में भी। एनडीए कुछ है नहीं। राजभर और जयंत चौधरी वाली सभा आप देख सकते हैं कि जहां इनकी सभा पटना की हो, मुंबई की हो, दिल्ली की हो, उसमें जो यूनिटी, डाइवर्सिटी, सब कुछ जो दिखता है, कंटेंट जो दिखता है, वो वहां दिखता नहीं है। और वहां मोदी ब्रांड वाला मामला है। हमको लग रहा है क्या कि उनके चाटुकार उनको बता नहीं रहे हैं कि आपका कहाँ ब्रांड चला गया है। ये होता है, इसमें कोई मतलब नई बात नहीं है। वहां उन्होंने मांगा था, आपको याद होगा, वहां भी जब गए थे कर्नाटक में भी तो लास्ट में बोल दिया था कि मोदी को देख करके वोट देना। हिमाचल में तो कहा कि जाके लोगों को बोलो कि मोदी ने कहा है वोट देने के लिए। तो ये जो अपने मतलब सेल्फ सेंटर्ड जो आत्मरति का जो मामला है, आत्म केंद्रन का, वो इतना ज्यादा गहरा है कि वो अब ला भी नहीं रहे। आप देख रहे हैं ना कि अभी जो उनकी मीटिंग हो रही है उसमें इवन पार्टी के अंदर जो कुछ यूनिटी दिखनी चाहिए या वो लोग दिखने चाहिए वो भी नहीं। वो एक वीडियो वायरल हुआ कि वो योगी आदित्यनाथ खड़े हैं और वो आगे बढ़ गए, मतलब वो वही जिस तरह से आडवाणी के साथ किया था वही टाइप का। मुझको लग रहा है क्या कि योगी आदित्यनाथ या जो रीजनल छत्रप है बीजेपी के, वो भी उसको हराएंगे। तो सिनेरियो उनके लिए बहुत ट्रैप का सिर्फ मामला नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर उनका कोलैप्स हो गया है, जो जिसके आधार पर वो चुनाव लड़ना चाहते थे। और कोई कंटेंट नहीं है। कंटेंट अब वो ढूंढ रहे हैं। ये जो आप शिफ्टिंग देख रहे हैं वो यही है कि कंटेंट खोजने की कोशिश करते हैं, जो है नहीं वो कहाँ से लाएंगे। इसीलिए बहुत मुश्किल में है। अभी सिर्फ है क्या कि जो इंडिया गठबंधन है एक यूनाइटेड फेस लास्ट तक दिखता रहे, क्रॉस एक दूसरे के खिलाफ काम ना करें। तो हमको लग रहा है कि कोई अब बहुत ज्यादा नहीं, मैं तो काफी नंबर वो तो देख रहे हैं। एक एलआई के बारे में भूल गए हम लोग, वो है मीडिया। उनका ईडी वगैरह भी अब भाग रहा है, सेना भागने लगी है, लेकिन एक एलआई जो है वो है अभी खड़ा। अभी भी आप देखिए 400 पार का एक तो ओपिनियन पोल चला रहा है एक ये क्या कहते हैं मीडिया हाउस, जो कि मतलब जिसका आप सोच लीजिए
और उसका कल प्रोग्राम सब देखिए तो पेड न्यूज के बारे क्यों नहीं पेड न्यूज का उन पर ये लग रहा है मतलब इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसका मुस्वाचा जो रहा। मैंने तो कुछ जर्नलिस्ट को कहा है कि हम लोग को लिख के देना चाहिए कि पेड न्यूज वाला क्या हुआ, उसका भी जरा कार्रवाई शुरू करो भाई। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मीडिया एक अलाई वो भी है और उसकी चर्चा भी होनी चाहिए, और कर भी रहे हैं हम लगातार इस पर। और आज ज़रूर आपने याद दिला दी मीडिया की भी बहुत इम्पोर्टेंट पहलू, और उसके अलावा ईडी, सीबीआई, आईटी इन सब की बात होती ही है। और बैकफुट पे या पीछे हटते हुए क्यों, पहले आईटी कांग्रेस के मामले में, उसके बाद संजय सिंह के यानी आम आदमी पार्टी के नेता, सांसद, राज्यसभा सांसद, उनके मामले में ईडी पीछे हटते हुए। कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल सुनवाई होनी है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और कल सुनवाई कांग्रेस के ऊपर भी होनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब पर हमारी निगाहें, नज़रें टिकी रहेंगी। आज इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए अनिल सिंह